नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और अहम खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की तैयारी पूरी, जुमे की नमाज के बाद बनेगी सरकार। अफगानिस्तान में तालिबान का काबुल एयरपोर्ट से लेकर पूरी सत्ता पर कब्जा हो गया है। ऐसे में तालिबान नई सरकार बनाने के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि कल यानी शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 15 अगस्त को काबुल हथियाने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले लिया था। हालांकि अब काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका सेना के जाने के बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का पूर्ण रूप से कब्जा हो गया है। अब वहीं अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने शुक्रवार यानी 3 सितंबर को नई सरकार बनाने के संकेत दिए हैं। नई हुकूमत के लिए तालिबान के नेताओं की बैठक कई लेवल पर जारी थी, जिसके बाद नई सरकार को लेकर किए जाने वाले विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी होगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि अफगानिस्तान में किस तरह की सरकार बनेगी। इससे पहले अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबानियों ने अपनी जीत की खुशी मनाई थी। बता दें कि 20 साल बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान का राज होगा। यूपी सरकार का आदेश, सभी शिक्षकों स्कूल कर्मियों को अपने परिवार समेत लगवानी होगी कोरोना वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में अब छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सभी स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खुलने के साथ ही राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाने की बात कही है। सरकार ने कहा है कि स्कूलों को फिर से खोलने के बाद सभी शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ अनिवार्य रूप से कोविड टीकाकरण से गुजरना होगा। यानी जो भी शिक्षक ड्यूटी पर लौट रहे हैं उन्हें और उनके परिवारजनों को वैक्सीन लगवानी होगी। इस बारे में उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय बेसिक के संयुक्त सचिव निदेशक ने की ओर से आदेश जारी किए गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना महामारी को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले में नियंत्रण में है और 22 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 36 नए केस ही मिले हैं। इसके अलावा 63 जिलों में बीते 24 घंटे में एक भी नए केस नहीं मिला है। वहीं एक्टिव केसेस में गिरावट आ रही है। अब यूपी में एक्टिव केस 258 है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने उत्तर प्रदेश में की जा रही कोरोना जांच को लेकर कहा कि 24 घंटे में 2,22,210 कोविड सैंपल की जांच की गई। इसके साथ ही सूबे में अब तक 7,27,49,298 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। क्या सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के पीछे है साजिश? परिवार ने दिया जवाब। सिद्धार्थ शुक्ला के आकस्मिक निधन से बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री सदमे में है। अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ऊपर अस्पताल के डॉक्टर निरंजन ने सिद्धार्थ की जांच की थी और करीब 10:30 पर उन्हें डेथ बिफोर अराइवल घोषित किया था। अब सिद्धार्थ के परिवार ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी तरह के मानसिक दबाव में नहीं थे। पुलिस इस पूरे मामले में पूरी तरह से फाउल प्ले होने से की बात से इनकार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवंगत अभिनेता के परिवार ने मुंबई पुलिस को सूचित किया था कि सिद्धार्थ की मौत के कारण के बारे में विभिन्न अफवाहें चल रही हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने मुंबई पुलिस को बताया कि उनकी मौत में कोई साजिश नहीं है। वे किसी भी तरह के मानसिक दबाव में नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि एक्टर की मौत को लेकर अफवाह उड़े। परिवारजन अभी भी कूपर अस्पताल में पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर आपत्तिजनक नारेबाजी करने के मामले में पिंकी चौधरी को 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले दिनों आयोजित रैली में आपत्तिजनक नारेबाजी लगाने के आरोपी हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने मंगलवार को दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में सरेंडर किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बुधवार को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पिंकी चौधरी को पेश किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चौधरी ने पिछले मंगलवार को दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में सरेंडर किया था। इस दौरान उसके सैकड़ों समर्थकों की भीड़ भी थाने के बाहर मौजूद थी। इस दौरान थाने के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। उन्होंने पिंकी चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए। दिल्ली पुलिस को काफ़ी समय से पिंकी चौधरी की तलाश थी। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया था। इससे पहले सोमवार को हिंदूवादी नेता पिंकी चौधरी ने एक वीडियो जारी कर घोषणा की थी
कि मंगलवार को दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे समर्थकों द्वारा कुछ भी गलत नहीं किया गया। साथ ही इस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा था कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं और निराधार हैं और उन पर जंतर मंतर पर एक रैली के दौरान सांप्रदायिक नारेबाजी करने का आरोप है। वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैं और मेरे संगठन के किसी भी कार्यकर्ता ने जंतर मंतर पर कुछ भी गलत नहीं किया। मैं अदालत का सम्मान करता हूँ। मैं 31 अगस्त को दोपहर 12 बजे कनाट पैलेस थाने में सरेंडर करूँगा और पुलिस के साथ सहयोग करूँगा। मोदी सरकार तालिबान को आतंकी संगठन मानती है या नहीं, ओवैसी ने कहा रुख स्पष्ट करे केंद्र। पिछले दिनों कतर की राजधानी दोहा में तालिबान नेता के साथ भारत के राजदूत की मुलाकात को लेकर राजनीति गर्म होती जा रही है। तालिबान नेता से मुलाकात को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बताते हुए तालिबान को आतंकी संगठन होने के लेकर भारत सरकार के रुख को स्पष्ट करने को कहा है। बता दें कि पिछले दिनों दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद स्टाइन करजई ने भारत के राजदूत दीपक मित्तल से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बात का प्रस्ताव तालिबान की तरफ से आया था। इस बैठक में भारत ने अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित वापसी और अफगानिस्तान की जमीन पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने पर चर्चा हुई थी। AIM के नेता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उन्होंने सरकार पर तालिबान से छिप कर मुलाकात करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि वे तालिबान का आतंकी संगठन के रूप में देखता है या नहीं। JEE मेंस में फर्जीवाड़ा, 19 स्थानों पर CBI के छापे, बेहतर रैंकिंग दिलाने के लिए वसूलते थे 15 लाख रुपए। CBI ने JEE मेंस के धांधली करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में FIR दर्ज करते हुए CBI दिल्ली, NCR, पुणे, बेंगलोर, जमशेदपुर और इंदौर में कुल 19 स्थानों पर छापे मारे। NIT के शीर्ष संस्थानों के नामांकन के लिए ये गिरोह 12 से 15 लाख रुपए लेता था। वैसे तो CBI ने 1 सितंबर को ही इस मामले में FIR दर्ज कर ली थी, लेकिन छापे मारने के लिए 2021 में मेंस के चौथे चरण की परीक्षा खत्म होने का इंतजार किया। CBI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नोएडा स्थित एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने JEE मेंस के बेहतर रैंकिंग दिलाने का पूरा सिस्टम बना लिया था। इसके एजेंट कई राज्यों में फैले हुए थे। ये एजेंट JEE मेंस में कम रैंकिंग वाले छात्रों से संपर्क कर उन्हें बेहतर रैंकिंग और शीर्ष NIT संस्थान में नामांकन का भरोसा दिलाते थे। इसके एवज में 12 से 15 लाख रुपए मांग करते थे। परीक्षा में धांधली के लिए एफिनिटी एजुकेशन के निदेशकों ने हरियाणा के सोनीपत के एक परीक्षा केंद्र में कुछ कर्मचारियों की साठगांठ कर ली थी। छात्रों को इसी परीक्षा केंद्र को चुनने के लिए कहा जाता था। कश्मीर पर अलकायदा के बयान के पीछे पाकिस्तान की साजिश, हाई अलर्ट पर खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल। देश की खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि वैश्विक जिहाद पर अलकायदा का हालिया बयान, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि कश्मीर को आज़ाद कराने की बात करना काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि ये तालिबान के एजेंडे में कभी नहीं था। इससे लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का मनोबल बढ़ेगा। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी अलकायदा के बयान का विश्लेषण कर रहे हैं, जो न केवल भारत के लिए वरन मध्य एशिया और पाकिस्तान के कई हिस्सों के लिए काफी चिंताजनक है। गौर करने वाली बात यह है कि बयान में जिहाद के जरिए मुक्ति के लक्ष्यों में रूस के चेचनिया और चीन के जिंगजांग का उल्लेख नहीं किया गया था। बयान के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का अंदेशा है। मौजूदा वक्त में भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर हाई अलर्ट पर है। यही नहीं, भारतीय सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों का कहना है कि अफगानिस्तान में आतंकियों की अमेरिकी हथियारों पर कब्जा करना बेहद चिंताजनक है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सभी हितधारकों के साथ हालात पर चर्चा की है। 5 साल में बालिका वधू के 3 किरदारों की मौत, 2 को हार्ट अटैक, 1 ने की खुदकुशी। मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से पूरी टीवी जगत और बॉलीवुड सदमे में है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ इस तरह दुनिया को अलविदा कह गए हैं। यूं तो सिद्धार्थ ने मॉडलिंग में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें सही से लोकप्रियता हासिल हुई थी कलर्स के लोकप्रिय शो बालिका वधू के शिव किरदार से। इस कैरेक्टर को सिद्धार्थ ने इतनी खूबसूरती से प्ले किया था कि जिसे देखकर लोग उन्हें सिद्धार्थ नहीं बल्कि शिव कहकर पुकारते थे।
सफेद घोड़े पर सवार होकर जिस तरह से उनकी एंट्री शो में हुई थी उसे उन्हें रातों रात टीवी सुपरस्टार बना दिया था। सिद्धार्थ ने शो में न्याय प्रिय कलेक्टर और लिविंग हस्बैंड और केयरिंग बेटे का रोल प्ले किया था। मालूम हो कि बालिका वधू टीवी की दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला लोकप्रिय शो में से एक रहा है। इस शो के कुछ कलाकारों ने अपने अहम किरदारों और एक्टिंग से लोगों का दिलों में से खास जगह बनाई थी। अब इनमें से दुर्भाग्य कहें या फिर नियति का खेल, इस शो के 3 मुख्य कलाकारों की दुनिया से आकस्मिक रूप से अलविदा कह दिया है, जिनका जाना काफ़ी पीड़ादायक रहा है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण लागू, एमपीपीएससी चिकित्सा शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती पर रहेगी रोक। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में अनपिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। समान प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि जिन परीक्षाओं और भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है उसमें रोक रहेगी। बता दें कि पीजी नीट 2019-20 बीएससी मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इस आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में 64 विभागों में 1 लाख से ज्यादा खाली पद भरने के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था। इस मामले को में पहले 2019 में अध्यादेश लाकर सरकार ने बढ़ा हुआ आरक्षण लागू किया, जिसे हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था। इसके बाद इस मामले को उस दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा कैबिनेट अनुमोदन के बाद जुलाई 2019 में विधानसभा से पारित कराया गया और प्रदेश सरकार की नौकरियां और शैक्षिक संस्थानों में 27% आरक्षण लागू किया। इस कानून के लागू होने के बाद जैसे सरकारी भर्तियां शुरू हुई, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में 6 याचिका दायर हो गई। कोर्ट के द्वारा बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाते हुए 14% दिए जाने की बात कही है। इसलिए सरकार का कहना है कि चूंकि कानून पर कोर्ट की तरफ से किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई, हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग, चिकित्सा शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती में 14% ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने को लेकर अंतरिम आदेश दिया है। पटवारी, जिलेदार सहित अन्य मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, 5 सितंबर को होगा एग्जाम। पंजाब सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पटवारी, जिलेदार, बुकिंग क्लर्क सहित अन्य पद के लिए आयोजित होने वाले मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट ssb.punjab.government.in में जारी किए गए हैं। इस ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने SSB पंजाब प्रीलिम परीक्षा क्वालिफाई की है वे आधिकारिक वेबसाइट पर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि यह परीक्षा 5 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दूसरी शिफ्ट में यानी शाम के सेक्शन में चंडीगढ़ और मोहाली में PSSB से परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं सर्राफा बाजार की ओर, जानेंगे देश में सोने और चांदी के दाम। सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 125 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,275 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी की कीमत 142 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 62,345 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर, जानेंगे देश और शहर के मौसम का हाल। 2 दिन से दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा में हो रही बारिश जारी रह सकती है। अगले 2 दिन गर्म चरम पर साथ साथ बारिश होने के आसार हैं। अगस्त में भले ही बारिश कम हुई हो, लेकिन सितंबर की शुरुआत मूसलाधार बारिश से हुई है। सितंबर में कई दिन तक तेज बारिश के आसार बने हुए, हालांकि बारिश लगातार नहीं होगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में फिलहाल कुछ दिन बारिश रह सकती है। यही हाल आज के मौसम का है। आज भी मौसम विभाग IMD ने तेज बारिश के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, NCR, हरियाणा, यूपी में कुछ घंटों तक बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आज भी झमाझम बारिश होगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ से तेज बारिश के आसार हैं। वहीं मथुरा में भी झमाझम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मथुरा के आसपास के इलाकों में हल्की सी मध्य बारिश हो सकती है। आगरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, खतौली, नजीराबाद, चांदपुर, हस्तिनापुर और शामली में 2 घंटे तक तेज बारिश होने का अलर्ट है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो की लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।